नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चल रहा है। तो हमने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से शुरू किए थे। तो पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? बेसिकली अभी तक जितने यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीज जनरल रहे हैं वो सबके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाला है रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में ज़्यादा कुछ नई बातें नहीं है। अब तक हमने जितने पॉइंट्स डिस्कस करते हुए आए हैं उसी को घुमा फिरा के बताया हुआ है। देखिए, हमने देखा यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो है और सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, जहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अब वो 5 परमानेंट मेंबर्स को जो वीटो पावर दिया हुआ है उसी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया है अभी तक। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा डिमांड रहा है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना चाहिए करके। तो 1992 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और उस रेजोल्यूशन में 3 मेन कंप्लेंट्स थे। क्या क्या? नंबर 1, द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्पररी पॉलिटिकल रियलिटीज। देखिए, जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था ना, दैट इज 24 अक्टूबर 1945 को, जस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब सिचुएशंस कुछ अलग थे। उस वक्त 5 कंट्रीज को परमानेंट मेंबरशिप दिया गया क्योंकि वही 5 कंट्रीज थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विनर्स थे और उनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था। इकोनॉमिकली देखा जाएगा, सोशली देखा जाएगा, पॉलिटिकली देखा जाएगा, तो वो 5 कंट्रीज सबसे पावरफुल कंट्रीज थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। पूरी दुनिया जो है बाइपोलर बन गए थे, कुछ कंट्रीज यूएसए के पीछे और कुछ कंट्रीज सोवियत यूनियन के पीछे। पर 1991 तक जैसे कोल्ड वॉर खत्म हुआ, सिचुएशंस पूरा बदल गए थे। मतलब दुनिया में और भी ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर एमर्ज होके आए। मतलब 1945 की स्थिति नहीं रहा 1991 तक। तो ऐसे सिचुएशन में केवल 5 कंट्रीज को अल्टीमेट पावर्स देना ये लॉजिकल नहीं देखा जा रहा था। तो इसलिए 1992 में जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ बाय द जनरल असेंबली, उनका पहला पॉइंट यह था कि सिक्योरिटी काउंसिल कंटेम्पररी पॉलिटिकल रियलिटीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स को यह रियलिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब 1945 जैसे सिचुएशन नहीं रहा है। आप पांचों के बीच में पूरी दुनिया घूम नहीं रही है। और भी कई सारे कंट्रीज है इस दुनिया में जिनके पास पावर होना चाहिए ग्लोबल डेवलपमेंट्स को जज करने का, केवल ये 5 कंट्रीज के पास नहीं। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है वही सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। सो नंबर 1 पॉइंट ये था। सेकंड, इट्स डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट एंड आर डोमिनेटेड बाय ए फ्यू पावर्स। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, 5 परमानेंट मेंबर्स में से 4 जो है वेस्टर्न पावर्स है, केवल एक ही ईस्टर्न कंट्री है, वो है चाइना। अब सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी डिसीजंस आते हैं वो हमेशा वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो। इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? मतलब दुनिया के जितने रीजन से कोने कोने में से एक मेंबर होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल के 9 परमानेंट मेंबर्स में है। आप सबको पता है सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। अब वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सारे रीजन से 2-2 कंट्री आते हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका से, एशिया से, कैरिबियन। ठीक है, तो इसी तरह सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स का भी इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यह डिमांड था जनरल असेंबली का। तो जैसे जैसे सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के लिए डिमांड बढ़ता रहा, 1 जनवरी 1997 को जब यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नन थे, उन्होंने एक इंक्वायरी इनिशिएट किया इनटू हाउ द यूएन शुड बी रिफॉर्म्ड। यूनाइटेड नेशंस में किस तरह का रिफॉर्म्स होना चाहिए, इस बारे में उन्होंने एक इंक्वायरी इनिशिएट किया। हाउ फॉर इंस्टेंस शुड न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स बी चूजन। तो इस इंक्वायरी में उन्होंने ये भी देखा कि किस तरह सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स को चूज करना चाहिए। तो उस इंक्वायरी के कुछ साल बाद यूनाइटेड नेशंस ने कुछ क्राइटेरिया प्रपोज किया कि किस तरह न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्ट होना चाहिए। नंबर 1, it should be a major economic power. Second, a major military power. Third, a substantial contributor to the UN budget. 4, a big nation in terms of its population. 5, a nation that respects democracy and human rights. 6, a country
that would make the council more representative of the world's diversity in terms of geography, economic systems and culture. तो समझ रहे हो ना, सिक्योरिटी काउंसिल में जब मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना है, जैसे कि वो कंट्री एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, सेकंड वो कंट्री एक मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए, तीसरा ये सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजट भी होना चाहिए। ये सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजट मतलब क्या होता है? देखिए, आप सबको पता होगा यूनाइटेड नेशंस का अपना कोई फंड नहीं है, जितने भी मेंबर कंट्रीज है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इस बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था। देखिए, ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द यूएन रेगुलर बजट फॉर 2019 का डाटा है। इसमें आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूएसए 22%, फिर चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, ब्राजील, कनाडा, रशिया एक्सेट्रा। इंडिया 21st पोजीशन में है, केवल 0.8% ऑफ द टोटल बजट इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो न्यू मेंबर होगा वो एक सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर भी होना चाहिए यूएन बजट का। फोर्थ, ए बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से वो कंट्री एक बहुत बड़ा कंट्री होना चाहिए, जैसे कि इंडिया, चाइना एक्सेट्रा। फिर देखिए, ए नेशन दैट रेस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। ऐसा नेशन होना चाहिए जो डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स को अक्सर रेस्पेक्ट करते हैं। एंड द कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड कल्चर। मतलब ऐसे कंट्री को चुनो जो वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर रीजन ऑफ द वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, मतलब उस रीजन का कल्चर, इकोनॉमिक सिस्टम, ज्योग्राफी सबको वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया साउथ एशियन रीजन में मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्री है दोस्तों इंडिया, ये बात आपको पता है। बाकी सारे नेबरिंग कंट्रीज के लिए इंडिया एक बड़े भाई की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एक्सेट्रा, ये सारे कंट्रीज के लिए इंडिया जो है एक बड़े भाई की तरह है। तो अगर आप इंडिया को सिलेक्ट करोगे तो पूरा साउथ एशिया का एक रिप्रेजेंटेटिव जैसा इंडिया एक्ट कर सकता है। तो ये सारे बेसिकली प्रपोजल्स थे। इस तरह होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स का सिलेक्शन। एंड क्लियरली ईच ऑफ दिस क्राइटेरिया हैज सम वैलिडिटी आल्सो। देखिए, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, सारे पॉइंट्स काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो अच्छा होगा ना, पर इन पॉइंट्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स है दोस्तों, कुछ कंसर्न्स है अलग अलग कंट्रीज का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। अब कुछ कंट्रीज को अपने इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस के हिसाब से इन क्राइटेरियाज में भी कुछ एडवांटेजेस भी दिखने लगा, कुछ डिसएडवांटेजेस भी दिखने लगा। Even if they had no desire to be members themselves, countries could see that the criteria were problematic. अब कुछ कंट्रीज को 100% पता था कि वो तो कभी भी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर नहीं बन सकते, फिर भी उनको ये लगने लगा कि ये जो क्राइटेरिया प्रपोज किया है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। फॉर एग्जाम्पल, पहले प्रपोजल्स देखिए, ये मेजर इकोनॉमिक एंड मेजर मिलिट्री पावर होना चाहिए। सो हाउ बिग एन इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर डिड यू हैव टू बी टू क्वालिफाई फॉर सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप? आप कितना बड़ा इकोनॉमिक पावर होना चाहिए या फिर आपकी मिलिट्री कितना पावरफुल होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप के लिए, क्वालिफाई होने के लिए? इस बारे में कुछ बता नहीं रहा है। सेकंड, व्हाट लेवल ऑफ बजट कंट्रीब्यूशन वुड एनेबल ए स्टेट टू बाय इट्स वे इनटू द काउंसिल? यूनाइटेड नेशंस में कितना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अगर आपको सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है? अगला, was a big population an asset or a liability for a country trying to play a bigger role in the world? देखिए, प्रपोजल के हिसाब से ये बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन भी एक क्राइटेरिया है। अब ये पॉपुलेशन जो है एक एसेट है या फिर लाइबिलिटी है? एक साइड में आप कहते हो पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, एट द सेम टाइम आप बोल रहे हो जिन कंट्रीज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उनका मेंबरशिप होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। ये क्या लॉजिक है? आप ये कैसे बता सकते हैं कि जिन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वो दुनिया में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले? फिर देखिए, इफ रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स वाज द क्राइटेरिया, कंट्रीज विद एक्सीलेंट रिकॉर्ड्स वुड बी इन लाइन टू बी मेंबर्स, बट वुड दे बी इफेक्टिव एज काउंसिल मेंबर्स? देखिए, जब आप रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स की बात करते हो तो दुनिया में ऐसे कई सारे कंट्रीज है जिनकी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उधर डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से चला है, किसी भी तरह का ह्यूमन राइट सिचुएशन अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो क्या वो कंट्रीज ऐसे काउंसिल मेंबर इफेक्टिवली काम कर पाएंगे? अपनी कंट्री में वो डेमोक्रेसी को संभाल पाया होगा या फिर ह्यूमन राइट्स को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट कर पाया होगा, पर इंटरनेशनल लेवल में ऐसे सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर वो इफेक्टिवली काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? दिस वाज आल्सो ए क्वेश्चन।
फर्दरमोर हाउ वाज द मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू बी रिजॉल्व्ड। देखिए इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए करके एक प्रपोजल था। अब ये इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन में भी प्रॉब्लम है दोस्तों। इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे? ज्योग्राफिकल टर्म्स में करोगे, जैसे कि एक मेंबर एशिया से, एक मेंबर अफ्रीका से, एक मेंबर लैटिन अमेरिका से और एक मेंबर कैरिबियन से। अगर इस तरह करने का प्लान है, इसमें भी एक दूसरा ऑप्शन है, दैट इज शुड द रिप्रेजेंटेशन ऑन द अदर हैंड बी बाय रीजियंस और सब रीजियंस रादर देन कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट से एक एक कंट्री नहीं होना चाहिए, आपको रीजियंस देखना चाहिए या फिर सब रीजियंस देखना चाहिए। जैसे कि अफ्रीका में सब सहारन अफ्रीकन कंट्री से, एशिया में साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, साउथ एशियन कंट्री से, है कि नहीं, यूरोप में वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से। तो इस तरह भी तो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है, व्हाई शुड द इश्यू ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन बी डिसाइडेड बाय ज्योग्राफी। आप ज्योग्राफी के बेसिस पर इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन करने के बारे में क्यों सोच रहा है? व्हाई नॉट बाय लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इक्वल तरीके से नहीं है ना, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो उस बेसिस पर भी तो आप इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन कर सकते। कहने का मतलब यह है, मोस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज में से एक रिप्रेजेंटेटिव, फिर मिडिल इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज में से एक रिप्रेजेंटेटिव, फिर लीस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज में से एक रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरह भी तो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। आप केवल बोल रहे हो कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पर वो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन किस बेसिस पर होगा ये आप क्लियर नहीं कर रहे हो। फिर क्या बताया जा रहा है, व्हाई नॉट इन अदर वर्ड्स गिव मोर सीट्स टू मेंबर्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा होगा, तो डेवलपिंग कंट्रीज में से रिप्रेजेंटेटिव्स का नंबर ज्यादा होना चाहिए। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, कैसे? आज की स्थिति में दुनिया में कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज है जो कंपैरेटिवली डेवलप्ड है दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में से। फॉर एग्जाम्पल चाइना का ही बात करते हैं। चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है, वैसे देखा जाएगा तो चाइना 17-18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, एक डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए, पर कुछ क्राइटेरिया की वजह से चाइना अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है। और पाकिस्तान का बात ले लीजिए दोस्तों, पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग कंट्री है। अब चाइना और पाकिस्तान को आप कंपेयर कर सकते हो क्या? चाइना कहां, पाकिस्तान कहां? तो दोनों डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आएंगे। तो डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में इस तरह के इनइक्वालिटीज की वजह से अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज में से ज्यादा मेंबर्स को सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर घोषित करेंगे, यह भी ठीक नहीं होगा। देन व्हाट अबाउट कल्चर? अब कल्चर का भी प्रॉब्लम सारा है दोस्तों। शुड डिफरेंट कल्चर्स और सिविलाइजेशंस बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन ए मोर बैलेंस्ड वे। इधर कल्चरल बेसिस पर इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन की बात किया जा रहा है। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, कुछ कंट्रीज ऐसा है हमारी दुनिया में जहां पे डाइवर्स कल्चर से, डाइवर्स सिविलाइजेशन से, तो इसको कैसे आप कैटर करोगे? तो कुल मिला के जो प्रपोजल्स पुटअप किए थे कि किस तरह यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करना चाहिए, उसे टोटली क्रिटिसाइज किया जा रहा है अलग अलग रीजंस की वजह से। ठीक है, नाउ ये रिलेटेड इश्यू वाज टू चेंज द नेचर ऑफ मेंबरशिप ऑल टुगेदर। सम इंसिस्टेड फॉर इंस्टेंस दैट द वीटो पावर ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स बी अबोलिश्ड। देखिए इधर कुछ दूसरे तरीके से रिफॉर्म्स होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, इस बारे में बात किया जा रहा है। जैसे कि अभी सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, वो 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है। सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन को वो अपना वीटो पावर यूज करके रोक सकते हैं। तो क्यों ना ये वीटो पावर ही अबोलिश कर दे। अगर वीटो पावर नहीं रहेंगे फिर वो 5 परमानेंट मेंबर्स का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा सिक्योरिटी काउंसिल में। फिर तो सिक्योरिटी काउंसिल में एज यूजुअल 15 मेंबर्स रहेंगे, जो भी डिसीजन मेजोरिटी के हिसाब से होगा। तो कई सारे कंट्रीज का कहना यह है, ये जो वीटो पावर दिया हुआ है 5 परमानेंट मेंबर्स को, दिस इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोवरेन इक्वालिटी इन द यूनाइटेड नेशंस। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, अगर 5 परमानेंट कंट्रीज को वीटो पावर देंगे तो ये सोवरेन इक्वालिटी के अगेंस्ट है ना। यूनाइटेड नेशंस जैसा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सारे कंट्रीज का इक्वल से होना चाहिए, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में है। अगर आप 5 कंट्रीज को स्पेशल पावर देंगे, ये तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, सोवरेन इक्वालिटी के अगेंस्ट है कि नहीं? सो वीटो वाज नो लॉन्गर राइट और रेलेवेंट। नाउ इन द सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ये सब के बारे में बताया हुआ है। तो किताब में लिखा है
और एक बार बता देता हूं मैं। तो देखिए, आप सबको पता है सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। यूएन चार्टर परमानेंट मेंबर्स को एक प्रिविलेज्ड पोजीशन दिया हुआ है दोस्तों। क्यों दिया था? क्योंकि देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, बेसिकली जस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उस टाइम पर वर्ल्ड ऑर्डर में स्टेबिलिटी लाने के लिए इन 5 कंट्रीज को, बेसिकली उस टाइम पे ये 5 कंट्रीज सबसे पावरफुल कंट्रीज थे, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विनर्स थे ये 5 कंट्रीज। बाकी सारे कंट्रीज की सिचुएशन उस वक्त काफी खराब थी, इसलिए ये 5 कंट्रीज को एक प्रिविलेज्ड पोजीशन दे दिया था। अभी तक वही चल रहा है दोस्तों। तो 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी है दोस्तों, और ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, और इसमें इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में से मेंबर कंट्रीज है, जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, कैरिबियन एक्सेट्रा। अब ये 5 परमानेंट मेंबर्स के पास 2 मेन प्रिविलेजेस है। वन इज उनकी परमानेंसी, मतलब वो परमानेंट मेंबर्स है, वो कभी चेंज नहीं होंगे। सेकंड इज वीटो पावर। अब वीटो पावर क्या है आप सबको मालूम है। नाउ द नॉन परमानेंट मेंबर्स सर्व फॉर ओनली 2 years एट ए टाइम and give way after that period to newly elected members। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है वो केवल 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। 2 साल के बाद नए 10 मेंबर्स आते हैं दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब यह है, उनका इमीडिएट री इलेक्शन नहीं हो सकता। 2 साल के बाद उन्हें रिजाइन करना है, इसके बाद अगले 2 साल के लिए और कोई कंट्रीज आएंगे, इसके बाद उनका इलेक्शन हो सकता है, पर इमीडिएट री इलेक्शन नहीं हो सकता। And the non-permanent members are elected in a manner so that they represent all continents of the world। तो हर कॉन्टिनेंट में से रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे दोस्तों non-permanent members में। And the most important thing is non-permanent members do not have the veto power। उनके पास तो veto power नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन पास होने के लिए 15 में से 9 वोट्स की जरूरत है। अब ये 9 वोट्स के अलावा 5 परमानेंट मेंबर्स का अप्रूवल भी चाहिए। मतलब 15 में से 9 वोट्स मिलने के बाद भी अगर एक भी परमानेंट मेंबर ना बोलेंगे, मतलब अपना वीटो पावर यूज करेंगे, तो वो डिसीजन या रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। तो कुल मिला के टोटल 15 मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। हर एक मेंबर के पास एक एक वोट है। कोई भी डिसीजन पास होने के लिए 15 में से 9 वोट्स की जरूरत है, प्लस 5 परमानेंट मेंबर्स का अप्रूवल का भी जरूरत है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। नाउ व्हाइल देयर हैज बीन ए मूव टू अबॉलिश और मॉडिफाई द वीटो सिस्टम, देयर इज आल्सो ए रियलाइजेशन दैट द परमानेंट मेंबर्स आर अनलाइकली टू एग्री टू सच ए रिफॉर्म। अब प्रॉब्लम ये भी है दोस्तों, वीटो सिस्टम को अबॉलिश करने के बारे में या फिर मॉडिफाई करने के बारे में काफी डिस्कशंस ऑलरेडी हो रहा है, पर देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रिफॉर्म लेके आना है तो उसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूवल की जरूरत है। अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स को यह बोलेंगे कि हम रिफॉर्म्स लेके आना चाहता है, आपका जो वीटो पावर है उसे अबॉलिश करना चाहता है, तो वो क्या अप्रूव करेंगे उसको? मतलब कौन चाहेगा कि अपने पास जो पावर्स है उसे खत्म करने के लिए? सो इट इज मोस्ट अनलाइकली दैट परमानेंट मेंबर्स विल एग्री टू सच ए रिफॉर्म। अब ये सबके अलावा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मान लीजिए सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स ला भी गया। अब सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होगा, 5 परमानेंट मेंबर्स के पास जो वीटो पावर है वो खत्म हो जाएगा, फिर सारे मेंबर्स का इक्वल से रहेगा। अब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है दुनिया में आज के हिसाब से। उनके पास वीटो पावर है, इसलिए वो यूनाइटेड नेशंस को इतना सपोर्ट करते हैं, या फिर यूनाइटेड नेशंस के जो एक्टिविटीज है उनमें वो पार्ट ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको इधर बताया था मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द यूएन रेगुलर बजट कौन कौन से कंट्रीज है। इसमें पहले 10 कंट्रीज में आपको 5 परमानेंट मेंबर्स दिख रहा है दोस्तों। यूएसए का 22% है, चाइना का 12%, यूके का 4.5%, फ्रांस का 4.4%, रशिया का 2.4%। अब आप मुझे बताइए, इनके पास अगर स्पेशल पावर्स एंड प्रिविलेजेस नहीं रहेंगे तो वो इतने पैसे क्यों देंगे? तो अगर इन ग्रेट पावर्स का इंटरेस्ट नहीं रहेंगे यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, तो फिर उनके सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट के बिना यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल इनएफेक्टिव होगा। इसलिए दोस्तों, वीटो पावर अबॉलिश करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकता, पर एक बात सोच सकता है, परमानेंट मेंबर्स का नंबर इंक्रीज करने के बारे में।
जो अभी चल भी रहा है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको G4 नेशंस के बारे में बताया था, जिसमें इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं। अब इसमें भी कुछ इश्यूज है। वो इश्यूज क्या है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो अभी तक यही समझ में आ रहा है कि वीटो पावर अबोलिश तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वीटो पावर कंप्लीटली अबोलिश करेंगे तो ये 5 पावर्स जो है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, वो उतना यूनाइटेड नेशंस को सपोर्ट नहीं करेंगे जितना वो अभी कर रहा है। फाइनली इधर एक टेबल दिया हुआ है, यूज ऑफ वीटो पावर बाय परमानेंट मेंबर्स अप टू 1 जून 2018। 1945 से लेके 2018 तक एक एक परमानेंट मेंबर ने कितनी बार अपना वीटो पावर यूज किया है। देखिए, यूएसए 84, यूएसएसआर और रशिया 135, यूके 32, फ्रांस 18 एंड चाइना 11। मतलब देखिए, जब भी ऐसे कोई प्रपोजल्स आते हैं ना जो इन कंट्रीज के इंटरेस्ट के खिलाफ है, या फिर ऐसे कंट्रीज के खिलाफ है जो इनमें से कोई भी एक कंट्री का दोस्त है या फिर इनका अले है, तो वो रेसोल्यूशंस को ये अपना वीटो पावर यूज करके पास नहीं होने देता। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, जैसे कि पाकिस्तान बेस्ड एक टेररिस्ट को ऐसे ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक प्रपोजल पुटअप किया था, पर चाइना ने अपना वीटो पावर यूज करके वो होने नहीं दिया, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती के बारे में आपको पता है दोस्तों। तो यही होता है 1945 से लेके 2022 तक। अगर आप देखोगे, जितने भी अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो ग्लोबल गुड के लिए भी हो, वो एक एक कंट्री अपना वीटो पावर यूज करके पास नहीं होने देते हैं। तो ठीक है, आई होप आपको इस टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के बारे में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।